ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, लिखिए पार्ट ऑफ किडनी। किडनी की जो यूनिट होती है बेटा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। एक नेफ्रॉन का पूरा आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन में जो ये आपका नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन का पार्ट आप लोग को लिखा रहे हैं। इसके दो पार्ट मोस्ट होते हैं, एक इसका पेरीफेरल रीजन होता है और एक इसका मेड्यूलरी रीजन होता है। जो बीच का रीजन है उसको मेड्यूलरी रीजन कहेंगे, जो आउटर रीजन है उसको क्या कहेंगे, पेरीफेरल। तो मैं पहले यहाँ स्ट्रक्चर बना देती हूँ फिर लिखवाती हूँ। यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लीजिए। चल, अब कुछ गलत नहीं बनाना, सही से बनाना आपको। लाइट गई तो उसके लिए क्या टेंशन लेना है। ठीक है, लाइट गई उसको जाने दो, तुम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करो। हाँ, बल्कि ये चीजें तो मैं तुम लोगों से कहना ही भूल गई कि इंडिया और पाकिस्तान भाई एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो गया है। भाई अब जिसको ये लगता है कि होने दो, ये सब अच्छी बातें थोड़ी ना है। भाई एक चीज मुझे बताओ, जिसके घर के, जिसके भाई, जिसके घर के उसके पापा सब लोग एयर फोर्स में हैं, उनकी तो सांस अटकी है ना कि भाई उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उनको तो वो उसी तरीके से छोड़ेंगे। जनता जो है भाई जज्बा भरेगी उनको। अब भाई अब ये सब स्ट्राइक करना, मारपीट, ये सब क्या है फालतू का। इसमें जन धन सब चीजें तो जा रही है, क्या बचा है चीजों को। पर क्या किया जाए भाई, जब सामने वाला इंसान तुम्हारे घर में घुस के तुमको मार के जाए तो ऑब्वियसली इंसान जवाब नहीं देगा, तो उनका मन ही तो बढ़ता है। तो वो चीजें तो है, इसीलिए तो चल रही हैं। बट चीजों को उतना पैनिक नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। क्या विश्व शांति सब है। चलो चलो आप लोग पहले इसको पढ़ो, इससे ही आपकी जिंदगी चलने वाली है। ठीक है, लिखिए आप लोग, बनाइए, जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे बनाते रहिए।
बातें मत करिए, शांति से आप लोग बनाइए इसको। हमारी जो किडनी होती है बेटा, उसमें हमारी जो किडनी होती है दो होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। एक राइट किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होंगे और दूसरी वाली किडनी में 10 लाख, दोनों को मिला दिया जाए तो 20 लाख, 2 बिलियंस। ठीक है, मिलियंस बिलियंस जो भी हो कर लो, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसको कहेंगे रीनल कैप्सूल। सबसे बाहर क्या है आपकी, सबसे बाहर यहाँ पे आपका क्या है, एब्डोमिनल वॉल है, और इसमें जो आपकी टिश्यूज, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, रीनल फैसाई कहेंगे। ये आउटर मोस्ट एंकर किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो आपका एक नेफ्रॉन जो होता है, अपने चारों तरफ से जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। हमारा जो लीवर होता है बेटा, लीवर की जो सेल्स होती है उसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या कहते हैं उसको, हिपैटिक सेल्स कहते हैं। इस हिपैटिक सेल्स को जो आपका कवर किया रहता है, उस कैप्सूल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लीसन। क्या कहते हैं उसको, ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। उसी तरीके से इसको जो कवर किया उसको क्या कहेंगे, रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल शब्द जो होता है वो आपके किडनी से रिलेटेड होता है, और हिपैटिक शब्द जो होता है वो आपके लीवर से। ठीक है, यहाँ लिखिए आप लोग रीनल कैप्सूल। उसके बाद लिखिए inner most fibrous connective tissues।
कॉर्टेक्स, इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। ये आपका पेरीफेरल रीजन है, रीनल कॉलम ऑफ द बॉर्थनी। रीनल कॉलम ऑफ बॉर्थनी। क्या हो गया भाई? ये पिरामिड जो है ये कम से कम 10 से 12 होते हैं। पेल्विक रीजन है। इसको कहेंगे हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी। और कुछ छूटा तो नहीं? Raminiferous tubules comes to tubules which secrete urea blood comes to the outside. चलिए एक बार इसको समझिए फिर बनाइएगा। इधर देखिए, ये आपके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? आपके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये किडनी के मतलब एक यूनिट है, एक नेफ्रॉन। इसी में बेटा आपका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन इसी में होता है। इसी में आपका क्या बोला जाता है भाई उसको? यूरिनेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से क्लियर होगा। इसको ध्यान से देखिए, मैं इसी का स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ, इसी से समझा रही हूँ। ये हमारा एक किडनी है। किडनी हमने कैसा बताया था? बीन शेप होती है। ये बीन शेप है और ये जहाँ से लगी हुई है ये क्या है? हमारा एब्डोमिनल वॉल होता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? रीनल फैसाई।
ये जिस स्ट्रक्चर से कवर होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल हो गया। ठीक, किडनी जो है नेफ्रॉन, इसके दो भाग होते हैं, एक इसका कॉर्टिकल पार्ट होता है और एक क्या होता है इसका मेड्यूला वाला भाग होता है। कॉर्टिकल का मतलब कि ये जो आपका पेरीफेरल वाला रीजन, ये इतनी वाली रीजन जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, ठीक, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन हो जाएगा। और इसके बाद वाला जितना आपका रीजन है वो क्या हो गया, आपका मेड्यूला वाला रीजन हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो मेड्यूला वाला रीजन है तो देखेंगे इसमें 10 से 12 आपके क्या पाए जा रहे हैं, पिरामिड्स पाए जा रहे हैं। ये क्या है, 10 से 12 जो होते हैं इसको पिरामिड्स बोलते हैं। और ये जो पिरामिड्स होते हैं एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रीनल कॉमली ऑफ बार्थनी। ठीक है, इसके बाद ये जो पिरामिड होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। कहाँ लिखे हैं, यहाँ ना, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी उसको क्या कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में ही आपका क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सारी चीजें छोड़ के यहाँ इसी के अंदर सारी यही चीजें आपकी क्या होती हैं, फिल्ट्रेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी समझाएंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला मिडिल वाला जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं पेल्विक रीजन। ये क्या है, आपका पेल्विक रीजन है। और इसी में यहाँ पे जो गर्थ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक आपकी आर्टरीज इधर ऊपर से आई है लीवर से होते हुए, यहाँ आके लगी, उसको कहेंगे रीनल आर्टरीज। फिर यहाँ से आपकी एक आपकी वेन निकलती है जिसको कहते हैं रीनल वेन कहते हैं। इन दोनों का काम क्या है अभी मैं समझाऊंगी कि किसमें आपका यूरिया अधिक आ रहा है, किसमें कम आता है। ठीक, अभी इस स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगी। इसके बाद ये किडनी से पतले पतले आपके क्या निकलते हैं, यूरेटर। कहाँ गया, यहाँ लिखी हूँ, पतले पतले जो होते हैं क्या निकलते हैं बेटा, यूरेटर। और यहाँ से जो आपका यूरिन होता है, जो आपका पेशाब होता है, यूरिन होता है, इसी यूरेटर के थ्रू हमारे कहाँ कलेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर होता है। मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में, मेल में जो ये यूरेथ्रा होता है ये क्या होता है, लॉन्गर देन फीमेल। मेल में इजैकुलेशन जब होता है तो यूरिन प्लस स्पर्म दोनों इसी रास्ते से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, जबकि फीमेल में दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। ठीक, मेल में जो होता है यूरिन का और स्पर्म का जो रिलीज होता है, इजैकुलेशन होता है, वो बेटा किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा एक कॉमन पैथवे होता है यूरिनेशन और स्पर्म के लिए, पर फीमेल में वो पार्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद में चीज़ों को सही समझाती हूँ। तो ये आपकी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। बाहर आपका एब्डोमिनल वॉल लगी है, वहाँ जो आपकी फाइबर्स वगैरह सब चीज़ें जो अटैच करते हैं उसको रीनल फैसाई कहेंगे। फिर आपकी जो नेफ्रॉन है जिस कैप्सूल से आपकी कवरिंग, उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, जो पेरीफेरल रीजन में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो अंदर वाले पार्ट है उसको कहते हैं मेड्यूला, क्योंकि ये इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर होती है। इसी मेड्यूला वाले पार्ट में आपकी पिरामिड्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 10 से 12 होती है। ये पिरामिड आपस में जुड़े होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, उसे कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बार्थनी। ठीक है, फिर इसी पिरामिड्स के अंदर आपके छोटे छोटे आपके क्या पाए जाते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और इसी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है इसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। और आपका क्या होता है, यूरिन जो होता है यहाँ यूरेटर के थ्रू, जो आपका यहाँ से यूरेटर लगा है उस थ्रू आकर के आपका यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है, पास आउट होता है। इतनी चीज़ें आप लोग बना लीजिए, फिर उसके आगे मैं लिखवाती हूँ। यहाँ तक आप लोग सही से इसको बना लीजिए।
एंकर का मतलब होता है बेटा कि सबसे बाहरी से नहीं होता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड होते हैं। हाँ, वो फोल्डिंग नहीं होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के ऐसे, ऐसे नहीं फोल्डिंग होती है, आई थिंक वही कह रही हो तुम। ऐसे ऐसे करके यहाँ तक करिए, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। बेटा देखो, किडनी का मेन फंक्शन होता है क्या, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करती है। तो जो उसका सबसे ऊपर मैंने रीनल आर्टरीज लिखा है, वहां ऊपर एक पतली सी ऐसे नली आई है, देख रहे हो ना, आर्टरीज आई है, वही हार्ट से ब्लड को लेकर के आती है हमारे कहाँ, नेफ्रॉन में। ठीक है, और नेफ्रॉन में आने के बाद आपका जहाँ पिरामिड है ना, देख रहे हो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, उस पिरामिडल स्ट्रक्चर में आपका पाया जाता है क्या, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहीं पे आपका उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्टर हो करके ब्लड से हमको क्या निकालना है, यूरिन। यूरिन निकाल करके बाहर कर देंगे, और बाकी जो आपका ब्लड बचता है रीनल वेन के थ्रू निकल जाता है। हाँ, ऑस्मोलरिटी भी करती है, उसको आयनों का बैलेंस करना। अभी मैं वो सारी प्रोसेस आप लोग को समझाऊंगी, अभी तो ये चीजें लिखवा रही हूँ। अभी ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसका डीप से आपको पढ़ना है। अभी तो फिलहाल मैं इंटर लेवल तक की चीज़ों को समझा रही हूँ, यहाँ तक हो जाए तो फिर बता रही हूँ। हो गया, आगे चले। यहाँ आप लोग ऐसे बॉक्स में नोट करके एक चीज़ बस लिखो, तो ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ कहीं कुछ भी दिया रहेगा, आप यही करेंगे। ठीक है, लिखिए इसको, हिपैटिक वेन लिखिए, हिपैटिक वेन लिखिए, और रीनल वेन लिखिए, रीनल वेन। आप लोगों को मैंने बताया था यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, लीवर में। तो लीवर में अगर यूरिया साइकिल चलेगी, तो हिपैटिक वेन में जो यूरिया का अमाउंट होता है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फिर ये जो रीनल वेन होती है, यहाँ क्या होगी, उसी ब्लड में आपका यूरिया मिक्स होकर के आता है, और यहाँ से रीनल वेन में क्या होता है, आपका यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। हिपैटिक वेन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिपैटिक वेन में यूरिया का परसेंटेज अधिक होता है कि रीनल वेन में। हिपैटिक वेन में, क्योंकि लीवर में ही हमारी जो होती है साइकिल चलती है यूरिया, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो लिखो यहाँ अमाउंट ऑफ, लिखो अमाउंट ऑफ यूरिया मैक्सिमम इसमें होता है, और लिखो अमाउंट ऑफ यूरिया लीस्ट होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, ये जो बॉर्थनी है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। बॉर्थनी क्या करती है बेटा, ये आपके जो मेड्यूला वाले पार्ट और जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता, मतलब एक तरीके का जंक्शन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए बॉर्थनी के बारे में, यहाँ लिखो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और कुछ छूटा तो नहीं है, रीनल आर्टरीज में लिखिए ब्लड कम्स टू द हार्ट, इसको यहाँ लिखिए ब्लड कम्स टू द, पूछता है हार्ट से ब्लड को कौन लेता है, रीनल आर्टरीज लेती है। रीनल वेन कहाँ गया, रीनल वेन में आप लोग लिख लीजिए इट सिक्रीट लिस्ट यूरिया एंड ब्लड, इट इट सिक्रीट लिस्ट यूरिया एंड ब्लड
हो गया। दूसरा फिगर बनाइए का और आप लोग करिए। लिख लो, अच्छा लिख लो। एक फिगर और बना लो, फिर उसके बाद तब फिर लिखवाती हूँ। हो गया। चलिए भाई, थोड़ा तेज लिखा करो तुम लोग, नहीं ऐसे एक ही टॉपिक पकड़ के बैठे रहेंगे। तो बनाइए आप लोग। ये क्या है बेटा? आपका एड्रिनल ग्लैंड है। यूरेटर किस इपिथेलियम टिश्यू से बना होता है जी? किस इपिथेलियम टिश्यू से बना यूरेटर, बताओ। यूरेटर किस इपिथेलियम टिश्यू से बना है? ट्रांजिशनल। ये आपका किससे बना है बेटा? ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। और ये आपका यूरेथ्रा और ये फिश। मेल में क्या होता है? मेल में लॉन्गर देन फीमेल।
and common pathway and common pathway to released sperm plus ovum, sperm plus urine in male. ठीक है, ये आपकी दोनों की किडनी है, ये आपकी राइट है और ये क्या है आपकी लेफ्ट है। राइट किडनी जो होती है हल्का सा लेफ्ट के कंपैरिजन हल्का सा स्लोअर नीचे होती है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होती है, और आपकी लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ा सा ऊपर होती है। परंतु रैबिट के केस में ये चीज़ें उल्टी होती हैं, ठीक है, रैबिट में दाहिने वाली किडनी ऊपर होती है, बाईं वाली नीचे होती है। ये क्वेश्चंस बना हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी लिखवा दूंगी, इसको यहाँ तक करिए आप लोग। और इसके बाद जो है ये आपका कौन सा है, रीनल पोर्टल सिस्टम चल रहा है ना, तो रीनल पोर्टल सिस्टम में ब्लड कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, तो इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को ले जाएगी। तो ये है आपकी क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, लिखिए इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर का मतलब होता है जो बॉडी के निचले वाले पोर्शन से जो ब्लड को लेके आए, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और ये कैसे ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी, ठीक है, कहाँ ले जाएगी, किडनी में ले जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। करिए इसको, और क्या बच गया भाई आप लोगों का। और ये जो मोटी वाली ये वाला जो है इसको कहते हैं एवोर्टा, क्या कहते हैं इसको, एवोर्टा। और एवोर्टा हमेशा कैसा लेके आता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। आप लोगों को मैंने फिगर बनाया था ना हार्ट का ऐसे, हाँ, ये आपके 4 चैम्बर थे, तो जो आपका वॉरिकल था तो ये सबसे मोटी वेन निकली थी ना, इसी को एवर्टा कहते हैं। और ये आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से आपकी जो गई थी वेन पल्मोनरी जो आपकी थी वो वहाँ कहाँ गई थी, हमारे लंग्स में, और लंग्स से फिर आप करके यहाँ आपके लेफ्ट आरिकल में खुली, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ आया, एवोर्टा में, एवोर्टा से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो यही जो ये वाली जो है यही आपकी यहाँ से एवोर्टा आके खुली है, तो इसी को लिखिए एवोर्टा में, लिखिए ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी, ब्रिंग्स, ये पहुँचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा देखा जाता है एक्चुअल ऐसा दिखता है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो जो ऊपर मैंने बनाया था नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन वैसा दिखेगा। तो इसके अंदर ये जो आपकी किडनी है, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन, कितने बेटा, 1 मिलियन या 10 लाख, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उसी 10 लाख नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर मैंने ये वाला अभी जो ऊपर बनाया है, ठीक है। सोचिए आपके दोनों किडनी मिला के कितने हो जाएंगे, 2 मिलियंस, मतलब 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और कुछ तो नहीं छूटा, एवर्टा हो गया, ये हो गया, किडनी हो गए। कॉमन पैथवे वाला लिखे हैं, हाँ, रिलीज स्पर्म एंड यूरिन। एक चीज यहाँ लिख लो, तो नोट करके लिख लो, इन ह्यूमन में क्या होता है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, and yeah, but in case
या बट इन केस ऑफ रैबिट, but in case of rabbit, left kidney is slightly lower than right kidney. ये एक बार का बेटा आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको नोट करके लिखवा दे रही हूँ, उस टाइम पे याद रखिएगा। असर्शन रीजन में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बस उल्टा सीधा करके दे देगा, या स्टेटमेंट बेस पे ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि स्टेटमेंट सही है कि दोनों सही है। एक और नोट करके लिख लेना आपको, हार्मोन्स रिलीज्ड बाय किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है जी? इरेथ्रोपोइटिस ना, हाँ पोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो आपकी किडनी से रिलीज होता है। इसको भी आप लोग कर लीजिए, यहाँ तक करिए तो फिर मैं लिखवाऊँ नेफ्रॉन के बारे में। जो ऊपर मैंने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाया उसके बारे में वो आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी। इसमें क्या? नहीं नहीं, इंटीरियर से एक होता ही नहीं, पोस्टीरियर से बस दो आपके, एक आपका एडीएच को ही वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और एक आपका ऑक्सीटोसिन होती है जिसको लव हार्मोन्स कहा जाता है, या तो हाँ लैक्टेशन हार्मोन्स कहा जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स कहा जाता है। उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बस दो ही हार्मोन्स का रिलीज होते हैं, एक को एडीएच कहते हैं या उसी को वैसोप्रेसिन कहा जाता है। अभी उसका सारा फंक्शन समझाऊंगी, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते चलिए तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ बस वहाँ पे स्टोर, यहाँ नहीं, जो भी आपके हार्मोन्स वो बनते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस ही बनाएगा, बस यहाँ पे उसको स्टोर रिलीज करता है और कुछ है नहीं, बनता थोड़ी ना हमारे किडनी में। सिग्नल नहीं होता है, वहां से आएगा। ये हार्मोन्स हर जगह, देखो हार्मोन्स हर जगह रिलीज होते हैं, पर वो मतलब एक्टिव, अपना एक्टिव तो वहीं होंगे जहां उसका रिसेप्टर होगा, वो वहीं जाएंगे, बाइंड होते हैं, वहीं अपना फंक्शन करते हैं। जहां उसके रिसेप्टर नहीं है वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी ऐसा थोड़ी पर्टिकुलर है। तो हर चीज़ों, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई है कि जो इंसुलिन है आपकी स्किन में भी उसके जीन है, पर उसका यहाँ रिसेप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका रिलीज नहीं होता है। पैनक्रियाज के जो आपकी बीटा सेल्स है वहाँ पे उसका रिसेप्टर है, इसलिए वहाँ से वो एक्टिव होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं। तो हर चीज़ पूरे बॉडी में सब मिक्सअप रहते हैं, पर रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड होता है कहाँ किस चीज़ का रिसेप्टर है। हो जाए तो बताइए। हो गया? अब आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हेडिंग डालिए, लिखिए फटाफट नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है? यूनिट होती है, इकाई होती है, नेफ्रॉन होती है।
जैसे हमारे ब्रेन की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उसी तरीके से किडनी की जो होती है नेफ्रॉन। लिखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन, इज द नेफ्रॉन। और इसी को बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपके नेफ्रॉन है, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। एक को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को कहते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। लिखिए, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। एक को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पार्ट हो गए और एक को कहेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। देयर आर टू टाइप, नहीं टू पार्ट लिख लो, ठीक है। दोनों में अंतर लिखते चलिए। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है बेटा, ये कंसिस्ट करता है पूरे टोटल नेफ्रॉन का 80% भाग क्या बनाता है, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। बचा हुआ जो 20% होता है वो क्या करता है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बनाता है। लिखिए इसको, इसको लिखिए, दीज कंपोजिशन ऑफ, दीज कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूट लिखो, उससे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। टोटल नेफ्रॉन का लगभग 80% क्या पाया जाता है, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाता है। और बचा हुआ जो 20% है, इट कंसिस्ट 20% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, ऑफ टोटल नेफ्रॉन। दूसरा लिखिए नेक्स्ट, दीज नेफ्रॉन, these nephron lies in the outer cortex, in the outer cortex with their short loop with their short loop of Henle, short loop of Henle extending into upper part of medulla, upper part of medulla, ठीक है। और इसका लिखिए आप लोग, दीज लाइज, ये कहाँ पड़ा होता है, दीज लाइज एट द junction of cortex and medulla with their cortex and medulla with their longer loop of Henle descending
डिसेंडिंग इनटू द मेड्यूला। यहाँ डिसेंडिंग, यहाँ असेंडिंग लिखो, असेंडिंग। थर्ड लिखिए, दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम, दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम when water supply is normal and vasa recta absent। they control लिखो, they control plasma value they control plasma value when water supply is short and well developed vasa recta। खैर इसको देखिए, आपका जो नेफ्रॉन होते हैं बेटा, उसके दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं आपका, जो कॉर्टेक्स रीजन होते हैं उसमें पाया जाता है, और जो जक्स्टा है आपका क्या होता है, दोनों के जंक्शन के बीच में पाया जाता है जो नेफ्रॉन, उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये पूरे नेफ्रॉन्स का लगभग कितने % भाग बना लेते हैं, 80%। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, जहाँ पे ये जंक्शन पे ये विचार पाया जा रहा है कॉर्टिकल मेड्यूला के, ये आपका टोटल कितने % बनाएगा, 20% बनाएगा। ठीक है। और ये जो लाइज होते पड़े कहाँ रहते हैं, द दीज नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर कॉर्टेक्स, ये क्या है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, विद दियर द शॉर्ट लूप ऑफ हेनले असेंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला। यहाँ से हेनले का शॉर्ट लूप, देखो अभी आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है यूलिफेरस का, ये पीसीटी भाग है, यहाँ से फिर आप जाएंगे तो लूप ऑफ हेनले निकलेगा ऐसे करके। ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है, तो एक आपका क्या होता है, इसका असेंडिंग भाग है, ये इसका क्या है, डिसेंडिंग भाग है। इसी दोनों पोर्शन पे यहाँ पे आपका कॉर्टिकल वाला पाया जाएगा, यहाँ पे आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पाया जाता है। ठीक है। उस चीज को बताया है, उस स्ट्रक्चर को जो मैं अच्छे से समझाऊंगी तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। These nephron lies in the outer cortex with their short loop of the Henle। ये आपका loop of Henle, ये क्या है आपका loop of Henle है। ठीक है। और यहाँ से जो ये वाली जो आपकी वेन जैसे पतली सी जो ट्यूब आती है, इसको कहते हैं ascending loop of Henle, और जो यहाँ से ऊपर चढ़ती है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, सॉरी इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर चढ़ती है इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपका कॉर्टिकल पाया जाएगा, और जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है यहाँ पे क्या होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। यही दोनों रीजन पे आपके पाए जाते हैं। उसी चीज को लिखा गया है विद द शॉर्ट लूप ऑफ हेनले असेंडिंग इनटू द अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला के। और यही चीज जस्ट यहाँ लिखा है, दीज लाइज द जंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल मेड्यूला के जंक्शन पे पाया जाएगा। और यह क्या है, लूप, जो लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है जिसको डिसेंडिंग कहते हैं, यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी, क्या है भाई, हाँ यहाँ पे ये असेंडिंग है ना, ये डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे आपका पाया जाएगा जक्स्टा वाला, और कॉर्टिकल वाला इस वाले पोर्शन पे पाया जाएगा। और ये दोनों के दोनों ऑस्मोलरिटी जो होती है प्लाज्मा का, उसको मेंटेन करता है। दे कंट्रोल द प्लाज्मा वॉल्यूम, जब हमारा वाटर की सप्लाई क्या होगी, नॉर्मल होती है, तो वासा रेक्टा उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है।
वासा रेक्टा आपका जक्स्ट्रा नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन होती है उसमें पाई जाती है। तो जब नॉर्मल आपका वाटर की सप्लाई होती है तो ये हमारे प्लाज्मा वैल्यूम का जो कंसंट्रेशन उसको कंट्रोल करेगा, और जब शॉर्टर हो जाता है वाटर की सप्लाई तब हमारा ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होती है वहाँ पे प्लाज्मा वैल्यूम को कंट्रोल करती है, उसकी ऑस्मोलरिटी को करेगी। ये सारी चीज़ें थोड़ा डीप है, आगे पढ़ाऊंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी तो समझ में आएगा कि हाँ प्लाज्मा का वैल्यूम क्या है, कैसे है। अब भाई अब तुम ही सोचो कि जहाँ एक किडनी में आपके 1 मिलियन से नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं, उसमें एक नेफ्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर रहा है, यूरिन को कैसे निकाल रहा है, तो उसका प्रोसेस भी तो टफ होगा। ये भी तो चीज़ें हैं। इसको यहाँ तक लिखिए, पर डरने की कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब समझ में आएंगी। यहाँ तक करिए, आगे मैं करवाती हूँ तो चीज़ें समझ में आएंगी। हो गया यहाँ तक? चलिए भाई, इसको करिए। इसके बाद लिखिए आप लोग, ये जो आपका पिरामिड था, उस पिरामिड के अंदर आपका क्या बना था? जो आपके 10 से 12 पिरामिड थे, तो मैंने क्या बनाया था इसमें? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बनाया था? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आपका क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन अब यहीं पे होगा। अब इसी के बारे में हम लोग को डीप से पढ़ना है। चलिए इसको बनाइए आप लोग, डालिए स्ट्रक्चर, डालिए यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनरी स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। और इसी का नाम क्या मैंने बताया? नेफ्रॉन। चलिए फिगर बनाइए।
तो कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। रॉ मटेरियल ऑफ रॉ रॉ नाइट्रोजनस मटेरियल, और यहाँ का जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक है क्या, हाइपरटोनिक है। अच्छा, किसी को सॉल्यूशन के बारे में पता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बना होता है? थोड़ा भाई केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताइए हमको, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, ये सारी चीजें बताइए। ये तीन चीज कौन डिफाइन कर सकता है? बताइए अपने। भाई एक लोग खड़े होके बोलो। मैम 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 तो समझ ही रही हैं, एक लोग बोलो। हाँ, नमक है, पानी है, ठीक है चलो आओ बता दो। ये हमने एक बीकर ले लिया, इसमें क्या भरा है? आपका वाटर है। एक मिनट, और ये आपका क्या है? मान लो सपोज दैट ये आपका शुगर हो गया। अब हमको तीनों चीजें बताओ, वाटर क्या है, शुगर क्या है, और पूरा जो आपका शरबत बन गया है, जो जूस बन गया है, वो क्या है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट हो गया। शुगर क्या है? सल्यूट हो गया। और दोनों मिक्स हो गए तो सॉल्यूशंस बन गए। आप हमेशा ये चीज याद रखेंगे, जैसे सॉल्वेंट आप लिखते हो ना, तो सॉल्वेंट की स्पेलिंग सबसे बड़ी है किससे? सल्यूट से। तो हमेशा हम चेक करेंगे जिस चीज में हम घोलते हैं, जिस चीज में हम घोलेंगे वो चीज ज्यादा होगी। ठीक है, पानी में अगर हम चीनी या कुछ भी घोल रहे हैं तो पानी का मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और जो घोल रहे हैं वो क्या है? आपका सल्यूट है। और दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आई? एक चीज और समझो, मुझे बताओ आप लोग, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है? हाइपरटोनिक क्या होगा? और आइसोटोनिक क्या होगा? किसी को पता है? ये तीनों टर्म समझ में आ रहा है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये सारे टर्म यहाँ लगेंगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, फालतू का नहीं पूछ रही हूँ। बताओ। तो वो क्या होगा? हाँ चलो ठीक है। और हम्म, सल्यूट। हम्म हम्म, हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो।
क्या? हाँ 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 हाँ, लड़ो नहीं। अबे ये बताओ, एक लोग साइज बताओ। हाँ, विलय की सांद्रता मतलब, विलय का मतलब सल्यूट, विलय का मतलब सल्यूट, सल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा? हाँ, और हम्म, हम्म। हाइपो में क्या कह रहे हो कि सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन। अच्छा, हाइपो पूछ रहे हो ना, हाइपो बता रहे हो ना? तो हमारा जो सॉल्वेंट है ये क्या होगा, मान लो हमारा पानी अधिक है और शुगर जो है इसके अंदर गया, तो कंसंट्रेशन इसका कम हुआ। देखो, एक चीज दिमाग में रखो, अगर जो चीज गाढ़ा हो जाए तो हाइपर हो गया, समझ में आया? जो चीज गाढ़ा हो जा रहा है वो हाइपर हो जा रहा है, और जो चीज आपका हल्का है वो आपका हाइपो होगा। गाढ़ा ये कब होगा, जब वाटर हमारा कम होगा और शुगर हम चीनी ज्यादा डाल देंगे, तब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, और चीजें गाढ़ी हो जाएंगी तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। समझ रहे हो? ये चीज से दिमाग में रखा करो। हाई सल्यूट ऐसे नहीं, एक दैनिक जीवन में ऐसे याद करो, जो चीजें अगर गाढ़ी हो जा रही हैं, हमने अगर इसमें क्या नमक ही मिला रही हूँ, तो ये क्या करेंगे, ये सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। और हम मान लीजिए यहाँ पे मैं कितना ले ली हूँ, आधा लीटर वाटर ले ली हूँ, कितना ले ली हूँ, आधा, हाफ, ठीक। आधा लीटर आप वाटर ले लिए हो और 1 किलो चीनी ले लियो, इसके अंदर डाल, पहले एक ही पाव लियो, फिर डालते डालते गए तो 1 kg चीनी डाले, तो ये क्या हुआ, अब ये क्या होगा, बहुत ज्यादा डार्क आपका सोल्यूशन बन रहा है, बहुत गाढ़ा है, तो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन, जैसे ये आपका है, ये आपका 5 लीटर है, और 5 लीटर में आप 20 ml चीनी डाल दिए, तो वो हल्का ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपो। और एक कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि ये पानी रखे हैं, हम उसमें चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि चीनी घुलेगी नहीं। और जब वो नहीं घुलेगी, इसका मतलब इसका सॉल्वेंट जो है, पानी का कंसंट्रेशन और जो चीनी डाले सल्यूट का कंसंट्रेशन, दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। समझ गए? ऐसी चीजें याद रख लो, दैनिक रूप में याद रखोगी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे ये चीजें लिखूंगी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब, यहाँ जो चीजें आ रही हैं क्या हो रही हैं, ये गाढ़ी है, यूरिन बन रहा है, अब यूरिन में बहुत ढेर सारा कंपोजिशंस बन गए हैं, ठीक है। जो आपका यूरिन है, यूरिन में ढेर, जितने भी आपके रॉ मटेरियल नाइट्रोजनस सब्सटेंस सब मिल जाते हैं, तो यूरिन हमारा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये हमारा कैसा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ तक समझ में आया? हाइपर हाइपो वाला समझ में आ जाएगा ना? अब लिखो यहाँ पे, इसको फिगर बना के पहले कंप्लीट करो। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन, इसको कहते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये पूरा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको कहते हैं नेफ्रॉन, या इसी को यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब सबका अलग अलग नाम होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पीसीटी। ये वाला स्ट्रक्चर इसको कहते हैं पीसीटी, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको कहेंगे डीसीटी। क्या कहते हैं इसको, डीसीटी। पीसीटी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टी से ट्यूब्यूल, और उसी तरीके से आपका डीसीटी हो जाएगा डिस्टल, डिस्टल की डिस्टिल है जी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ का जो बेटा जानते हो कंसंट्रेशन कैसा होता है, दोनों का कंसंट्रेशन आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा इसका भी,
और इसका भी। अब हाइपो हाइपर कहाँ हो रहा है इसको समझाऊंगी, पहले इसको करूँ यहाँ तक। इसको भी कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लिखिए यहाँ तक, ठीक है। और ये जो पीसीटी होता है इसमें इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या कहते हैं इसको? ब्रश बॉर्डर। जो सिलिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें आइसो है, अभी हाइपो हाइपर वाला असेंडिंग डिसेंडिंग वाले रूप में समझाऊंगी, ठीक है। फिर जब दोबारा बताऊंगी तो फिर उसमें कंसंट्रेशन चीज़ों को वहां से फिल्टर करूंगी, तो इस चीज़ को फिर से दोबारा बताऊंगी, कहाँ हाइपो हो रहा है कहाँ हाइपर हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तक करिए आप लोग। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये यू शेप स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। इसको लिखिए, लूप ऑफ हेनले। हेनले नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया है, इसलिए इनके नाम पे इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक आपका कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, एक कहाँ जा रहा है? ऊपर। जो नीचे आ रहा है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे। ये नीचे आ रहा है ना, डिसेंडिंग, देखो इसको, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ जो ऊपर चढ़ रहा है इसको कहेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ का कंसंट्रेशन होता है हाइपोटोनिक, और यहाँ का होता है हाइपरटोनिक। यहाँ तक करिए, इसको यहाँ तक आप लोग बनाइए। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये जो इनके मुंडी वाले पार्ट हैं इसको फिर मैं हेड वाले रीजन का आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले इतनी वाली चीज़ों को समझिए आप, फिर ऊपर वाला मैं समझा रही हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है?
अब ये चीज ऊपर वाली समझाऊं आप लोगों को। यहाँ से देखो बेटा आर्टरीज आई है, ठीक है। जो आगे वाले हिस्से से ये आर्टरीज है, पहले मोटी है, फिर पीछे जाकर के इधर साइड से क्या हो जा रही है, पतली हो जा रही है। तो जो इसका आगे वाला पोर्शन, इसको क्या कहेंगे, अफरेंट की इफरेंट, अफरेंट आर्टरीज बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, अफरेंट आर्टरीज। इसको लिखिए आप लोग, एफरेंट आर्टरीज बोलते हैं। और यही ब्लड को लेकर के आ रही है, ठीक। और यहाँ से जो निकलती है इसको कहेंगे इफरेंट, इफरेंट आर्टरीज। और ये क्या होती है, थिनर देन अफरेंट। ये आपकी मोटी होती है, ये आपकी ब्रॉड होती है, मोटी रहेगी, और ये क्या होती है, पतली, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ थोड़ा और कुछ लिखना है। यहाँ आप लोग लिख, इसको लिखिएगा एफरेंट आर्टरीज। ग्लोमरुलस, इसको कहते हैं ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस, रूलस। और इसको कहेंगे बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बना लेते हैं, कोई बताएगा, क्या बना लेते हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या बना लेते हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल। अच्छा, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एक जगह और आप पढ़े थे, बताइए कहाँ पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ आप पढ़े थे। यहाँ पे ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, पोडोसाइट्स। यहीं से आपका जो होता है प्लाज्मा वगैरह, यहीं से फिल्ट्रेट होकर के अंदर आते हैं। और जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बड़े पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन बड़ी होती है, तो ये सब इसी से क्या हो जाती हैं। ये जो आपकी ग्लोमेरुली है ना, ये इसी को छन्ने नहीं देते, वो बड़े होते ऊपर रह जाते हैं। और जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा के अंदर जो आपकी छोटी छोटी प्रोटीन, आयंस, ये वाटर, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके आ जाते हैं। जिसमें देखा जाता है कि पूरे चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, वाटर। लगभग 99% आपके वाटर होते हैं। और बचा हुआ जो आपका 1% होता है, वो 1%, लगभग 90% आपके वाटर होते हैं। बाकी आपके जो 10% में आपके आयंस, यूरिन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो ये जो हमारा, ऐसा नहीं है कि हमारे जितने 90% जो वाटर आया है, तो ये पूरे के पूरे 90% वाटर ही यूरिन निकल गया, ऐसा नहीं होता है। इस 90 में से 99% जो होता है वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, यही हमारा क्या करता है, यहाँ से वाटर को बाई डिफ्यूजन इसके अंदर सेंड कर देता है। बचा हुआ 1% वाटर, वही हमारा क्या होता है, यूरिन में आता है। समझ में आया? हाँ, अभी अभी आप लोगों को इसका मैकेनिज्म समझाऊंगी, अभी बस मैं स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। मैकेनिज्म में इसका 3 प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे तब आप क्या पढ़ लेंगे, यहाँ पे ये किडनी का पूरा फंक्शन खत्म होगा, ठीक। अभी तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना के आप लोगों को समझाया है कि इसमें क्या क्या पार्ट हैं और हर पार्ट का भी क्या क्या फंक्शन होगा, समझा रही हूँ। इसको यहाँ तक आप लोग करिए। और देखिए कुछ छूटा तो नहीं है। ब्रश बॉर्डर लिखवाए, पीसीटी लिखवाए हैं, पोडोसाइट सेल्स लिखवाए हैं, अफरेंट इफरेंट हो गया, डीसीटी हो गया। हाँ, इसको लिख लीजिए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क है। ये बहुत सारे ऐसे पतले पतले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। यहाँ वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कैसे होता है, इस चीज को अच्छा देख लो।
ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, मैंने कहा कि आपका लगभग इसमें जितना वाटर मैक्सिमम क्या आते हैं फिल्ट्रेशन में, मैक्सिमम आपका क्या होगा, आरबीसी जो होते हैं बड़े कण होते हैं, प्लाज्मा आपका बड़ा कण होता है, जो आपका क्या होता है ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल यहाँ पे जो पार्ट होता है इससे ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, इसको फिल्ट्रेट यहाँ पे वो बड़े जो आपके कण होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्रोटीन वगैरह को रोक देता है, बाकी आपके आयंस वाटर और कुछ आपके जो मिनरल्स होते हैं उसको इसके अंदर पास कर देता है। तो जो आपका मैक्सिमम आपका क्या इसमें है, वाटर है। अब यही वाटर रीएब्जॉर्ब किसने कर लिया है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज में आपका क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया। ये सारी यहाँ से जब डीसीटी वाले पार्ट से गुजरती हैं, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पी लेता है उस कंडीशन में होता क्या है, ये जो आपका डीसीटी वाला पार्ट है तुम्हारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है वहां से वैसोप्रोसिन हार्मोन्स हमारा यहाँ से इसी ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है, समझ रहे हो। अब यहाँ वो करता क्या है कि जो आपका वाटर है उस वाटर को मैक्सिमम डिफ्यूजन, ये जो डीसीटी है इस डीसीटी के थ्रू आपका वैसोप्रोसिन हार्मोन्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ के रिसेप्टर पे लग जाएगा। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, बाई डिफ्यूजन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका कर लेते हैं, वाटर का। और ये वाटर जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल वगैरह पिए रहते हैं उनको यूरिनेशन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ वैसोप्रोसिन हार्मोन्स या एडीएच हार्मोन्स का यही फंक्शन होता है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहलिक सब्सटेंस पीता है तो यहाँ पे डीसीटी वाले पार्ट में हमारा हार्मोन्स आता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होने लगती है, जिसके वजह से यहाँ से वाटर आपका कलेक्टिंग डक्ट में आकर के कलेक्ट हो जाता है और उसको हर 5 मिनट में यूरिनेशन होता है। तो ये भी आपका एक बार बहुत पहले क्वेश्चन बना है, आपका नहीं है, पीसीएस का क्वेश्चन है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लोग कर ले जाइएगा। किसके वजह से हो रहा है, एडीएच हार्मोन्स के वजह से, या उसी को वैसोप्रोसिन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, यही इंसिपिडस जो है डायबिटीज, इसी रोग को क्या कहते हैं, जो जब इसमें बार बार अल्कोहलिक पीने लगता है ना तो उसको यही प्रोसेस होने लगता है, उसको बार बार हर 2 मिनट में यूरिनेशन होता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे डायबिटीज को क्या कहेंगे, आपका डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, यूरिनेशन अधिक होता है, और जिसमें आपका ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछेगा अगर डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है तो एडीएच या वैसोप्रोसिन हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डायबिटीज मेलाइटिस अगर पूछता है तो उसके लिए इंसुलिन आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 2 तरीके की आपकी डायबिटीज होती हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग कर लीजिए, यहाँ तक बना लीजिए सही से और लिख लीजिएगा, फिर चीजों को मैं समझा रही हूँ। देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, कर लीजिए। डिस्टल हो गया, कलेक्टिंग डक्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और क्या है, लूप ऑफ हेनले में लिख लेना, यू शेप्ड होता है, इसमें जो सोल्यूशन आपका आता है वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में इसका लिख लो, ये पूछता है लूप ऑफ हेनले में सोल्यूशन कैसा होता है, यहाँ लिख लेना हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि बेटा ये मैच उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन दे देगा आपका एसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और लूप ऑफ हेनले में आपका सोल्यूशन का सीक्वेंस लगाइए। तो एसेंडिंग में आपका क्या है, हाइपर है, फिर आपका लूप ऑफ हेनले में भी हाइपर, डिसेंडिंग में आपका हाइपर है, लूप ऑफ हेनले में हाइपर, और ऊपर जब जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, हाइपो। ये होता है क्यों अभी समझाऊंगी, तुम इसको करिए यहाँ तक। और पूछता है आपका डीसीटी पीसीटी में कैसा सोल्यूशन होता है, तो हमेशा क्या कहेंगे, आइसोटोनिक होता है। तो हाइपर में आप याद कर लीजिएगा, हाइपर में 3 जगह होगा, डिसेंडिंग में होगा, लूप ऑफ हेनले में होगा, और कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। आइसोटोनिक में याद कर लीजिएगा पीसीटी और डीसीटी में, बचा एक क्या, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आपको ये मैचिंग में भी मिल सकता है, और वैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो ये डालूंगी। हो गया। अब चलिए इस फिगर से लिख लीजिए आप लोग, नेफ्रॉन के पार्ट लिखिए, लिखो।
पार्ट ऑफ निप्पॉन। ये जो फिगर बनाई इसी चीज को आपको लिखना है। लिखिए, बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुली, ये दोनों मिलाकर के क्या बन गए? मालपीघियन ट्यूब्यूल्स बन गए। या आर इसी को बोलते हैं रीनल कैप्सूल भी कहा जाता है, रीनल कैप्सूल भी इसको कहा जाता है। लिखिए पीसीटी, पीसीटी में लिखिए इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसमें सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसका सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। तीसरा लिखिए लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, एक आपका डिसेंडिंग है और एक आपका असेंडिंग हो गया। ये थीन है एंड इसका सॉल्यूशन कैसा है? असेंडिंग का हाइपोटोनिक। और ये बेटा थिक है एंड सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक। चौथा है आपका डीसीटी, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसका सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक। और लास्ट में आपका क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। हाइपरटोनिक। यहाँ ये नहीं रहेगा, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स हो गए। एक चीज को बता रहे हैं, पीसीटी और डीसीटी मिलाकर के रीनल कैप्सूल। लिखिए रीनल कैप्सूल इसको कहेंगे। पीसीटी और डीसीटी मिला के रीनल कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुली मिला करके मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। ये आपका जो यहाँ पे है ऐसे जालीनुमा बनाया ना नेट लाइक, इसको ग्लोमेरुली कहते हैं। और ये जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलाकर के मालपीघियन ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। पीसीटी और यहाँ पे जो डीसीटी बना है वो आपका रीनल कैप्सूल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें करवाई हूँ, ठीक है। अब आप लोग डालिएगा ब्लड फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। फिर उल्टा लिख दिए का मेरे दिमाग में उल्टा ही वो छप गया जैसे लग रहा है। क्या हो गया? कहाँ गया? लिखवा दी। इसमें इसमें कहीं गड़बड़ की हूँ? ये लिख लो भाई। यहाँ हाइपो हो जाएगा और यहाँ हाइपर। लिखो लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन का बेटा 3 मैकेनिज्म है, लिख लीजिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं।
3 मैकेनिज्म है इसके। इन तीनों प्रोसेस से आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और यूरिन का फॉर्मेशन, या इसी को कहेंगे यूरिन फॉर्मेशन। दोनों का मतलब एक ही है, ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। एक प्रोसेस क्या है आपका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। दूसरा प्रोसेस है आपका ट्यूबुलर या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर आर इसी को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और लास्ट है आपका क्या है, सिक्रीशन। ये 3 प्रोसेस द्वारा आपका क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, लिख लेना इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसको बोलते हैं। कर लीजिए, ये थर्ड है। 3 प्रोसेस के थ्रू ये बता देंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा उस पे, GFR पे, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पे और नेट फिल्ट्रेट रेट पे। आपको एक फार्मूला बताऊंगी, उसके थ्रू आपके 2 न्यूमेरिकल रहते हैं, आते हैं करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में नहीं किए थे, उसी तरीके से। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और क्या है आपका सिक्रीशन है। इन 3 प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो जो ऊपर वाला मैं फिगर बनाई हूँ, उसी फिगर के थ्रू आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं समझाती चलूँगी। ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक। हाँ, वो मैं बताऊंगी। यूरिन में कंपोजिशन उसका बताना है और यूरिया का परसेंटेज पूछता है। ठीक है, बताऊंगी। ट्यूबुलर हो जाएगा, उसके बाद क्या है, आपके KBS में पूछा गया था यूरिन का कंपोजिशन कितना होता है और रेशियो भी। और यूरिन में यूरिया का रेशियो पूछता है 2.6% होता है। जैसे सब 1 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं कि यूरिन में आपका यूरिया का कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 2.6%। उसका एग्जैक्ट होता है। वो सारी चीज़ें मैं जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एक एक करके समझाती जाऊंगी, उसी में ऐड करती चली जाऊंगी। तो जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये तीनों प्रोसेस मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। ये जितना मैंने पढ़ाया एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ। चलो, ज़्यादा पढ़ोगे परेशान होगे। कल मैं सबसे पूछूंगी कहाँ किसका हाइपरटोनिक है, किसका आइसोटोनिक है, कौन सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बना के पूछूंगी सबसे, कौन सा पार्ट है, क्या है, उसको पढ़ के आया करूँ। अब इतना पैनिक मत हो जाना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, अब तो चले गए हम लोग। हाँ, इतना पैनिक चीज़ों को नहीं बनाया जाता। हो रहा है होने दो, जो होना है होगा ही। हमारे तुम्हारे कहने से तो रुकेगा नहीं। गवर्नमेंट ही बदतमीज है क्या।